नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र व्यास। स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर और इसमें हमने टॉपिक लिया है फ्रिंज चौड़ाई। अब फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। पहले अपने को वो पता होना चाहिए फ्रिंज चौड़ाई जो टॉपिक है ये आया है अपना व्यतिकरण से। अब सब क्वेश्चन ये उठता है कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण जब दो प्रकाश तरंगे, ये एक कोई प्रकाश तरंग है, कोई ये दूसरी प्रकाश तरंग है, जब कोई दो प्रकाश तरंगे जो कि समान आवृत्ति तथा समान कला में है, ये आपस में अध्यारोपित होती है या मिलती है या जुड़ती है, तो एक नई तरंग का निर्माण करते हैं जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समकोशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समकोशी व्यतिकरण किसे कहते हैं आइए समझिए। जब कोई दो प्रकाश तरंगे जो समान आवृत्ति तथा समान कला में है, दोनों तरंगों के श्रृंग से श्रृंग जुड़े और गर्त से गर्त जुड़े, तो परिणामी तरंग के आयाम में वृद्धि हो जाती है। और जब परिणामी तरंग के आयाम में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं समकोशी व्यतिकरण। दूसरा विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब दो प्रकाश तरंगों के श्रृंग से वापस बना देता हूँ दोस्तों, श्रृंग से गर्त मिल जाए और गर्त से श्रृंग मिल जाए तो परिणामी तरंग के आयाम में कमी हो जाती है। देखिए ये कितना बड़ा है, उसमें से ये जब यहाँ अगर अपन ग्राफ माने, ये अपन अगर ग्राफ माने तो इससे नीचे वाली माइनस संख्या होती है, ये वाली प्लस संख्या होती है, तो ये वाला इसमें से घटेगा तो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। जब दो प्रकाश तरंगे जो कि समान आवृत्ति तथा समान कला में आपस में अध्यारोपित होती है और परिणामी तरंग के आयाम में कमी हो जाए तो इसे कहते हैं हम विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए अपन ने इसके पथांतर का फॉर्मूला निकाला हुआ है। पथांतर क्या होता है ये भी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है ये मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। पथांतर समकोशी व्यतिकरण के लिए, ये समकोशी व्यतिकरण, समकोशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल एक्स इक्वल टू होता है n लैम्डा। यानी इसको अपन कहते हैं लैंग्वेज में, ये पहले पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, बोलते किसे हैं इसको, समकोशी व्यतिकरण के लिए लैम्डा या तरंगदैर्घ्य n का पूर्ण गुणज होता है, सीधा से बात है, इसे कहते हैं समकोशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण में डेल एक्स जो पथांतर है वो 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है पथांतर, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये दोनों की दोनों शर्त है, ये अपने को याद रखने की जरूरत है, या याद नहीं रहे तो इससे पहले वाले वीडियो में जाइए और देखिए कि समकोशी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, और उसकी ये शर्त निकाली हुई है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, अपन कोई रट नहीं रहे हैं, उधर जाके देखिए समझ में आ जाएगा। अब ये पथांतर क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। यंग ने एक प्रयोग किया जिसे यंग द्विचित्र प्रयोग कहते हैं, और इस प्रयोग में उसने क्या लिया, एक प्रकाश स्रोत लिया, फिर एक पर्दा लिया, पर इसको नाम दे देता हूँ एल पी, एल या कुछ भी नाम देता हूँ, जेड नाम देता हूँ इस पर। प्रकाश स्रोत लिया, इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा लिया जिसमें इससे इस छिद्र की, प्रकाश स्रोत से इस छिद्र की दूरी बराबर है, दो छोटे छोटे छिद्र किए, तो इनसे प्रकाश जो है तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा, यहाँ भी तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा, और यहाँ से दोनों तरंगाग्र आपस में या तरंग आपस में अध्यारोपित होगी, तो P बिंदु पर जाके या तो दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब दीप्त फ्रिंज क्या है, अदीप्त फ्रिंज क्या है, फिर बात वहीं पे, जब समकोशी व्यतिकरण होता है अर्थात पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो तब समकोशी व्यतिकरण बनता है, और समकोशी व्यतिकरण बनता है तब आयाम में वृद्धि होती है और प्रकाश की तीव्रता में भी वृद्धि होती है, इसे ही हम कहते हैं दीप्त फ्रिंज। और जब यहाँ पर श्रृंग से गर्त मिल जाए, इसके श्रृंग से इसका गर्त मिल जाए, तो परिणामी यहाँ पे जो तीव्रता प्राप्त होगी ये न्यूनतम प्राप्त होगी, या यूं कहें कि पथांतर जब आएगा अपने पास 2n-1 लैम्डा बाई 2 आएगा, और उस समय विनाशी व्यतिकरण बनेगा, आयाम में कमी आएगी,
और अपने को पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता शून्य नजर आएगी, यानी कि काली फ्रिंज बनेगी, जिसे अदीप्त फ्रिंज के नाम से जाना जाता है। अब बात अपने को क्लियर हो गई है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, आयाम से समझ लिया है, पथांतर। अब यहाँ पे पथांतर क्या है, अब इसको ऐसे समझना है, यहाँ पे जब कोई भी दो प्रकाश किरणें रवाना हुई है, यहाँ से जा रही है, ये इधर जा रही है समान समय, माना कि t समय में ये प्रकाश किरण यहाँ से पहुंची, t समय में यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पहुंची, तो ये प्रकाश किरण कहाँ पहुंची, ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ से लंब डालते हैं इसके ऊपर, यहाँ से जो लंब डालेंगे और लंब का जो बिंदु आएगा, ये t समय में ये यहाँ पहुंच रही है, t समय में ये किरण यहाँ पहुंचेगी। इसी कंसेप्ट से यहाँ देखना है, अब यहाँ से ये किरण यहाँ पहुंची, ऑब्वियसली ये दूरी कम है, यहाँ से ये दूरी ज्यादा है, तब माना कि ये दूरी x है, तो इसकी x दूरी कहाँ होगी, तो यहाँ से जब इसके ऊपर लंब डालेंगे तो इसकी x दूरी आ जाएगी अपने पास। ये मैंने लंब डाला, ये लंब डाला, ये मान लीजिए यहाँ पे लंब है, तो ये यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी भी x ही है, यहाँ से ये दूरी x है। अब ये दूरी क्या है, मान लेते हैं कि ये इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा दूरी चलना पड़ा, इसको डेल x कहते हैं, यही है पथांतर, यही है पथांतर। इसको और ज्यादा डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, ये डेल x है, तो इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, x प्लस डेल x, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, x प्लस डेल x हो गई। पथांतर याद करना चाहेंगे, दोनों के पथ में अंतर, पथांतर का मतलब दोनों के पथ में अंतर, ये पथ चल रहा है x, ये चल रहा है x प्लस डेल x, तो इन दोनों में अंतर कितना है, ऑब्वियसली डेल x, यही पथांतर है, यही पथांतर है। अब अपने को ज्ञात करना है फ्रिंज चौड़ाई। यहाँ पे अपन ने समझ लिया है दीप्त फ्रिंज क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज क्या होती है। दीप्त फ्रिंज जब परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक हो या आयाम में वृद्धि हो जाए, दोनों तरंग जुड़ने पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक हो जाए, आयाम में वृद्धि हो जाए, तब पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और जब दोनों तरंगें जुड़ती है और आयाम में कमी हो जाए और तीव्रता में कमी हो जाए, इसे कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। और जब ये प्रयोग किया था यंग ने, तब उसने बताया था कि पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है, यानी कि पहले दीप्त बन गई, फिर अदीप्त बनेगी, फिर वापस दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, इस तरीके से ये श्रृंखला बनती है। ये पूरा टोटल समझाया हुआ है। अब फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है अपना। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक बार इसको समझना जरूरी है, फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है। फ्रिंज चौड़ाई गुरुजी दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई या दो लगातार या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई अपन परिभाषा लिख सकते हैं, ये क्या लिखनी है, दो क्रमागत या लगातार दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और अपने को यही ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपन ने यहाँ से यहाँ लंब डाला है, तो ये कोण थीटा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, थीटा कोण है। अब इसको समझना है, अपने को क्या करना है, यदि ये दूरी, ध्यान से समझने की जरूरत है, d is very much greater than 2d, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी d है और दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D है, और ये कैपिटल D इस दूरी से बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, एक कंडीशन है, ये फिक्स याद रखने जैसे, ये कंडीशन है, यदि इस दूरी से ये दूरी बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगा, ये जो दूरी बहुत कम है तो ये यहाँ पे लंब हो रहा है, तो ये इस जगह पे भी लंब ही होगा। ये बात समझने वाली है, ये यहाँ लंब है और ये दूरी बहुत ज्यादा कम है, तो ये यहाँ पे भी लंब ही होगा। अब बात समझने की कोशिश करना, सारे के सारे डायरेक्ट बता देते हैं कि ये कोण थीटा है और ये इन दोनों के बीच बनने वाला कोण भी थीटा है, यानी कि ये कोण जो बन रहा है ये कोण भी थीटा है। लेकिन ये थीटा बना कैसा है, कैसे है, ये कोई नहीं बताता। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर यहाँ पे लंब डाला है, ये थीटा कोण है और ये दूरी इससे बहुत ज्यादा कम है, तो इसके ऊपर भी लंब होगी। अब आप खुद सोचिए,
ये पूरी इसके ऊपर ये दूरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी मैं लाइन खींचूंगा तो वो कितने डिग्री की, 90 डिग्री की होगी। कब होगी? जब यहाँ थीटा डिग्री से मैं लाइन खींची जाए। ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री कब हुआ था? जब यहाँ थीटा था। ऑब्वियसली तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये किस कोण से झुका होना चाहिए समतल के साथ? ये इसके साथ ये जो है थीटा कोण पे झुका हुआ है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लाइन इसके साथ थीटा कोण पे झुकेगी, तभी जाके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। थीटा कोण बना है इसलिए यहाँ पे ये लंब है और ये यहाँ पे भी लंब है, तो यहाँ पे लंब होने के लिए क्या आवश्यक है कि ये यहाँ पे थीटा कोण पर ये लाइन इसके साथ थीटा कोण पर झुकी हुई हो, क्योंकि ये थीटा कोण पे झुका है तब जाके यहाँ पे लंब है, और यहाँ पे ये लंब अपने को बताएगी है, इसका मतलब ये कोण भी थीटा ही है। क्लियर? 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा और मजा आएगा कि वास्तव में कुछ नई बात बताइए, ये चीज कोई नहीं बताएगा और अपने को पता होना चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका उपयोग होता है। अब अपने को नॉर्मल सा समझ में आ जाएगा, पतंजलि का फॉर्मूला निकाल के अभी समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ले लेते हैं OD, ये बिठा देता हूँ, चाहो तो लिख लेना। त्रिभुज OD में tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला LAL/KKA, sin cos tan, लंब कोण आधा। ये देखिए OP, इसमें ये थीटा है तो ये लंब है और ये आधा है और ये कर्ण है। tan थीटा इज इक्वल क्या होता है? लंब कोण आधा, ये आधा है। मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी y, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब कोण आधा y/b, समीकरण नंबर 1। सीधी सी बात, ठीक है। अब यदि कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है तो क्या होगा? थीटा इज tan थीटा किसके बराबर होता है? कोण बहुत छोटा हो, लिख देता हूँ, कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, और यहाँ पे समीकरण बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू y/d, समीकरण नंबर 2। अब इस त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज S1 S2 A, इस बिंदु को A नाम दे देते हैं। त्रिभुज S1 S2 A में sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? फिर वही LAL/KKA, लंब कोण का ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब कितना है? डेल x। कर्ण कितना है? ये लंब आधा और ये कर्ण d, स्मॉल d। समीकरण नंबर कितने? 3। ये फिजूल की चीज ऐसे ही समझने के लिए लिखी थी। अब यहाँ पे भी थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, कहने का मतलब ये है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल एक्स अपॉन डी, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब अपने पास थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डी आया है, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी आया है। समीकरण 2 और 4 को ही देखना। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ का, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं समीकरण 3, 2 और 4 से। तो ये बीच वाला मटेरियल में हटा, ये वाला। अब अपने पास क्या आ गया है? समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से थीटा इज इक्वल टू थीटा बराबर लिखना है ऑब्वियसली डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, वाई अपॉन कैपिटल डी। अपने को क्या ज्ञात करना है? फ्रिंज चौड़ाई वाई ज्ञात करना है। वाई इज इक्वल टू क्या है? वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? डेल एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या यही बनेगा? ऑब्वियसली यही बनेगा, डेल एक्स डी अपॉन स्मॉल डी। ये अपने पास फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला नहीं आया है अभी तक। तो अपने को ज्ञात करना है, कंडीशन लगानी है। अपन ने फ्रिंज चौड़ाई कहा किसे है? दो लगातार दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। माना कि P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है,
P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, इसको मैं वाई एन लिख देता हूँ। एन पे अपने को दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो ये लिख दिया। अब माना कि थोड़ी दूर अपने को फिर दीप्त प्राप्त हो रही है, माना कि वाई एन प्लस 1 पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे करना क्या है, करना क्या है, बहुत इजी है। समकोशी व्यतिकरण के लिए डेल एक्स का फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, तो डेल एक्स की जगह पे ये पुट करना है, क्या आएगा, वाई एन इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास आ गया वाई एन। और एन प्लस 1 पर भी अगर दीप्त ही प्राप्त हो रही है तो क्या आएगा, एन प्लस 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, दोनों समीकरण प्राप्त होगी, वाई एन एन प्लस 1। दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, अरे भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो बीच की दूरी नहीं आ जाएगी। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और यहाँ माना कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, बीच की दूरी। इसमें से इसको घटाऊंगा, बीच की दूरी नहीं आ जाएगी। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए y इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन निकालने की कोशिश करते हैं अपन। y इज इक्वल टू एन प्लस 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। सॉल्व कीजिए, बड़ा आसान है, सॉल्व करेंगे तो ये मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मिटा दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने को समकोशी व्यतिकरण के लिए ये शर्त इसीलिए लिखी थी कि अपने को याद रहे, समकोशी व्यतिकरण के लिए पदांतर लेमडा का कोण गुणज होता है, एन लेमडा होता है, यानी कि तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं। n प्लस 1 यहाँ पे याद करेंगे तो n लेमडा डी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा डी अपॉन, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अपॉन स्मॉल डी माइनस में n लेमडा डी अपॉन n लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है बात, n लेमडा डी अपॉन डी, n लेमडा डी अपॉन डी, ये देखिए ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास स्ट्रिंग चौड़ाई की क्या आई है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। याद रखिए जब समकोशी व्यतिकरण हो तब अपने पास फ्रिंज चौड़ाई आई है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बात याद रखने जैसी है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी है, यहां लिखना पड़ेगा, दो क्रमागत या लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कोष्ठक में लिख देते हैं, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, यही परीक्षा में पूछता है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो अपन ने दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ज्ञात कर ली। अब ऐसा कैसा अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, वो ज्ञात कर लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने, ये कर लिया, अपन पढ़ रहे थे। अब पढ़ने का अपने को दूसरी कंडीशन, विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, y इज इक्वल टू डेल एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसके अंदर ही अपने डेल एक्स का मान एक बार समकोशी व्यतिकरण से लिए एन लेमडा लिखा और सोल्व किया, फ्रिंज चौड़ाई है अपने पास। अब अपन सोल्व करें विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो डेल एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। ये क्या आया, एन पर एन भी अगर अदीप्त फ्रिंज बने तो अदीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला। अब यदि इसके बाद n प्लस 1 पर यदि अदीप्त फ्रिंज बने तो क्या आएगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। फॉर्मूला वही दीप्त फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, दो क्रमागत या लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो y इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, वाई इज इक्वल टू 2n माइनस क्या आएगा प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2n प्लस 2 माइनस 1 इंटू लेमडा डी अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 1
लेमडा डी अपॉन 2d। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d, या इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं 2n लेमडा डी प्लस लेमडा डी 2n, ये अच्छा रहेगा, इसको अंदर गुणा भी कर देता हूँ। 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 लेमडा डी को 2n लेमडा डी अपॉन 2d प्लस आगे का है 2n लेमडा डी, 2n लेमडा डी क्या 1 हो जाएगा, यहाँ से 2n प्लस 1 आया था तो लेमडा डी अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 1, इसको भी गुणा कर लेते हैं 2n लेमडा डी माइनस लेमडा डी अपॉन 2d, और आगे सोल्व करते हैं y इज इक्वल टू 2n लेमडा डी अपॉन 2d प्लस n लेमडा डी अपॉन 2d माइनस ये पूरा का पूरा यहाँ सेव था, देखेंगे माइनस 2n लेमडा डी अपॉन 2d माइनस माइनस प्लस लेमडा डी अपॉन 2d, ये देखिए 2n लेमडा डी माइनस 2n लेमडा डी अपॉन d, ये पूरा का पूरा कैंसल। इसको मैं वापस ऊपर लिख रहा हूँ दोस्तों, ऊपर लिखा तो क्या है y इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2d, लेमडा डी अपॉन 2d प्लस लेमडा डी अपॉन 2d, एलसीएम दिया 2d लेमडा डी प्लस लेमडा डी, लेमडा डी प्लस लेमडा डी, y इज इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन 2d, ये इससे ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या आया y इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन d। ये दोस्तों आया अपने पास फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, इससे अपन समझ सकते हैं दोनों समीकरणों से, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो आई थी वो की वो दूरी आई है दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, अर्थात दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की दूरी और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बराबर होती है, यही कहलाती है आपकी फ्रिंज चौड़ाई। इससे अपन समझ सकते हैं दोनों ही समीकरण से ही आए तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं अपन। फ्रिंज चौड़ाई के फॉर्मूले से दो बातें स्पष्ट हो रही है, फ्रिंज चौड़ाई y जो है वो क्या है, ये तरंग दैर्ध्य के भी समानुपाती होती है ये, यदि इसको और इसको कांस्टेंट मान लें d और d कांस्टेंट, अगर इनको कांस्टेंट नियत मान लें तो y समानुपात लैम्डा के होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपात होता है। और यदि इसको फर्स्ट बात ये आ रही है सामने, दूसरी बात कि इसको अगर नहीं माने तो y जो है वो कैपिटल D के समानुपात होती है, यानी कि जैसे जैसे फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब ऐसे ये जो पर्दा दूर खिसकता जाएगा। दूसरी बात तीसरी बात y जो है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि